सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में हैं। उन्होंने अब एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कई आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया है और इसमें एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, रॉबर्ट लालचुंगनुंगा चोंगथू। 5 साल से ज्यादा समय तक बिहार के राज्यपाल के प्रधान सचिव रहे इस आईएएस अधिकारी को अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भेज दिया गया है और बिहार के यूनिवर्सिटी कैंपसों में कहा जा रहा है कि चलो आखिर इस अधिकारी से पीछा छूट गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस एक अधिकारी के ट्रांसफर पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्या है रॉबर्ट चोंगथू की वो कहानी जिसमें शस्त्र लाइसेंस घोटाला भी है, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई भी है और राजभवन बनाम शिक्षा विभाग का वो ऐतिहासिक टकराव भी, जिसने पूरे बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। आज का ये एक्सप्लेनर इसी पर है। रॉबर्ट लालचुंगनुंगा चोंगथू नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन बिहार के प्रशासनिक गलियारों में यह नाम बहुत अच्छे से पहचाना जाता है। 29 जून 1974 को मिजोरम में जन्मे चोंगथू 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें बिहार कैडर आवंटित हुआ था। अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट इस अधिकारी की लेखनी बहुत तेज रही है। यही वजह है कि राजभवन से निकले उनके पत्र हमेशा सुर्खियों में रहे। 1999 में साहिबगंज से एसडीओ के तौर पर करियर शुरू करने वाले चोंगथू ने सहरसा में डीडीसी, फिर डीएम, फिर बांका में डीएम, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए, भागलपुर में कमिश्नर, शिक्षा सचिव पटना और सारण कमिश्नर, यानी बिहार प्रशासन के लगभग हर अहम पड़ाव से गुजरे हैं। और फिर 2020 में उन्हें राज्यपाल के प्रधान सचिव की कुर्सी मिली। बिहार के संवैधानिक शासन तंत्र में शायद सबसे संवेदनशील पद। लेकिन इतने लंबे करियर में जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो था उनका सहरसा डीएम कार्यकाल, जो बाद में एक बेहद लंबी कानून लड़ाई में बदल गया। साल था 2002 से 2005 का। रॉबर्ट चोंगथू सहरसा के जिला मजिस्ट्रेट थे। इस दौरान उनके कार्यकाल में कुल 229 शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए। जब केंद्र सरकार ने पूरे देश में लाइसेंस प्रक्रिया की जांच का आदेश दिया तो सहरसा की फाइलें खोली और तत्कालीन एसपी अरविंद पांडे की रिपोर्ट ने सरकार को चौंका दिया। आरोप गंभीर था। कहा गया कि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही लाइसेंस दे दिए गए। कुछ लाभार्थियों के पते फर्जी पाए गए, वे सहरसा के निवासी तक नहीं थे। कुछ लोग शारीरिक रूप से हथियार चलाने लायक भी नहीं थे। अप्रैल 2005 में सहरसा सदर थाने में कांड संख्या 112 दर्ज हुई। एक सेवारत आईएएस अधिकारी पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं लगी। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। 2006 में एक पूरक आरोप पत्र दाखिल हुआ, उसमें चोंगथू को क्लीन चिट दे दी गई। आरोपों को असत्य करार दिया गया। शिकायतकर्ता ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ। 2020 में अचानक एक नया पूरक आरोप पत्र दाखिल हुआ और 2022 में सहरसा की स्थानीय अदालत ने संज्ञान लेते हुए चोंगथू के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। यानी 2005 में दर्ज एफआईआर का संज्ञान 2022 में, तब जब चोंगथू राज्यपाल के प्रधान सचिव के पद पर थे। इसने पूरे प्रशासनिक जगत में हलचल मचा दी। चोंगथू ने पटना हाईकोर्ट में इस कार्यवाही को चुनौती दी। उनका तर्क था कि शस्त्र अधिनियम की धारा 13 के तहत अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं आती तो लाइसेंसिंग अधिकारी अपने विवेक से निर्णय ले सकता है और उन्होंने यही किया था। लेकिन मई 2025 में पटना हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि प्रशासनिक अधिकार का मतलब मनमानापन नहीं होता। 2 दिनों में पुलिस रिपोर्ट का इंतजार किए बिना लाइसेंस जारी करना संदेह पैदा करता है। साथ ही कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि 6 महीने में सुनवाई पूरी हो। फिर आया नवंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ये चोंगथू के लिए निर्णायक जीत साबित हुई। न्यायमूर्ति संजय कारोल की पीठ ने उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही रद्द कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 बड़ी बातें कही। पहली कि 2005 में एफआईआर और 2022 में संज्ञान, यानी 11 साल की देरी संविधान के अनुच्छेद 21 यानी त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन
है। दूसरी, बिहार सरकार द्वारा दी गई अभियोजन स्वीकृति एक मूक आदेश थी, यानी उसमें यह नहीं बताया गया कि किस आधार पर मुकदमा चलाने का फैसला हुआ। और तीसरी, 1962 के शस्त्र नियमों में पुलिस रिपोर्ट के लिए कोई तय समय सीमा नहीं थी, इसलिए चोंगतू की नेकनियत साबित होती है। यह फैसला सिर्फ चोंगतू की व्यक्तिगत जीत नहीं था, इसने एक बड़ा सिद्धांत स्थापित किया कि जांच एजेंसियां बिना कारण के दशकों तक मामले लटकाए नहीं रख सकती। अब आते हैं उस विवाद पर जिसने पूरे बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था को झकझोर दिया और जिसके कारण कहा जाता है कि चोंगतू का ट्रांसफर जरूरी हो गया। 2023 और 2024 में बिहार ने एक अजीब लड़ाई देखी। एक तरफ थे शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक, दूसरी तरफ थे राजभवन और उनकी आवाज बने रॉबर्ट चोंगतू। मुद्दा था बिहार के विश्वविद्यालयों पर कंट्रोल किसका है। के पाठक ने विश्वविद्यालयों के बैंक खाते फ्रीज करवाए, कुलपतियों के वेतन रोके और सीधे निर्देश जारी किए। राजभवन ने इसे विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता पर हमला बताया। 30 अगस्त 2023 को चोंगतू ने एक खरा पत्र जारी किया। सभी कुलपतियों को निर्देश दिया कि वे सिर्फ कुलाधिपति यानी राज्यपाल के आदेशों का पालन करें, किसी और के नहीं। उन्होंने लिखा कि कुछ अधिकारी अवैध रूप से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब में पाठक ने चोंगतू से पूछा, आप किस नियम के तहत सरकारी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। उनका तर्क था कि चूंकि सरकार विश्वविद्यालयों को ग्रांट देती है, इसलिए नियंत्रण का अधिकार भी सरकार का है। मीडिया ने इसे ईगो वार का नाम दिया। दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के बीच पत्रों की जंग जो बिहार के शैक्षणिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही थी। इसी कार्यकाल में एक और विवाद आया, प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए लॉटरी सिस्टम। राजभवन का तर्क था कि यह भ्रष्टाचार रोकने का तरीका है, लेकिन नतीजा यह हुआ कि गृह विज्ञान की प्रोफेसर को वाणिज्य महाविद्यालय का प्रधानाध्यापक बना दिया गया। पटना कॉलेज जैसे 162 साल पुराने कॉलेज में कला के बजाय रसायन विज्ञान के प्रोफेसर को प्रमुख बना दिया गया। शिक्षाविदों ने इसे हास्यास्पद करार दिया और मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंचा। इन विवादों के बीच चोंगतू के कार्यकाल में एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक काम भी हुआ। 1 दिसंबर 2025 को उन्हीं के हस्ताक्षर से एक अधिसूचना जारी हुई। बिहार का राजभवन अब बिहार लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार की उस सोच के अनुरूप जिसमें औपनिवेशिक नामों को हटाकर लोकतांत्रिक भावना वाले शब्दों को प्राथमिकता देने की बात कही गई। नेम प्लेट से लेकर सोशल मीडिया हैंडल तक सब बदला। ये चोंगतू की उस संवैधानिक सजगता का प्रतीक था जो उनके पूरे कार्यकाल में दिखती रही। और मई 2024 में उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई को पत्र लिखकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जो सोशल मीडिया पर राजभवन को ईवीएम हैकर्स का आश्रय बताकर बदनाम कर रहे थे। संवैधानिक संस्था की गरिमा की रक्षा के लिए यह एक स्पष्ट संदेश था। 26 अप्रैल यानी कि कल जब सम्राट चौधरी की सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया तो चोंगतू को राज्यपाल सचिवालय से हटाकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। उनकी जगह 2007 बैच के गोपाल मीना को राज्यपाल का सचिव नियुक्त किया गया। सरकारी बयान में इसे नियमित फेरबदल कहा गया, लेकिन जो लोग बिहार की राजनीति और प्रशासन को समझते हैं वो जानते हैं कि ये महज रूटीन नहीं था। राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जो गतिरोध पिछले 2 साल से चला आ रहा था उसे खत्म करने के लिए यह बदलाव जरूरी था। 5 साल से ज्यादा एक ही संवेदनशील पद पर रहना, वो भी लगातार विवादों के बीच, एक नई सरकार के लिए सहज नहीं होता। वैसे वरिष्ठता के लिहाज से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रधान सचिव पद भी एक जिम्मेदार पद है और चोंगतू जैसे अनुभवी अधिकारी के लिए वहाँ काफी काम है। तो देखिए, रॉबर्ट एल चोंगतू की कहानी बिहार के उस बड़ी सच्चाई को सामने लाती है कि यहाँ प्रशासन और राजनीति का रास्ता हमेशा सहज नहीं रहा है। एक आईएएस अधिकारी जिसने सुप्रीम कोर्ट में 20 साल की कानूनी लड़ाई जीती, जिसने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए शिक्षा विभाग से टक्कर ली और जिसका ट्रांसफर भी इतना चर्चित हुआ, ये सब बताता है कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा कितना जटिल और बहुस्तरीय है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से राजभवन और शिक्षा विभाग का ये टकराव बिहार की शिक्षा के लिए कितना नुकसान दे रहा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।